नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्रैश कोर्स में। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का प्रीलिम्स है अक्टूबर में, उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। सोचा पुनः बता दूं, बहुत गंभीरता से लीजिएगा। गंभीरता से इसलिए क्योंकि गंभीरता से नहीं लेंगे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी है। आज एक आपने देखा मेरा वीडियो, फिर 10 दिन बाद दूसरा वीडियो देखेंगे। इस ढंग से करेंगे और क्लेम करेंगे कि कुछ भी क्लेम करेंगे अपने ऊपर या हमारे ऊपर, दोनों ही चीज़ें व्यर्थ रहेंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी, किसी काम नहीं आएंगी ना। शिकायत बाद में करना जब कोई घटना घटित हो जाए तो फिर वो निरर्थक होता है, कोई अर्थ नहीं होता उसका। इसलिए डेली पढ़िए, ज़्यादा थोड़ी पढ़ाते हैं, कहीं आधा एक घंटा और का। सुबह 10-15 मिनट का वीडियो रहता है करंट अफेयर्स का, यही दोनों देखने में अगर मेहनत लग रही हो फिर तैयारी करना बेकार है। बाकी पीडीएफ हम दे देंगे आप लोगों को रिलेटेड ग्रुप्स में। ये थोड़ा सा हमारे साथ संकट है क्योंकि व्यावसायिक पद्धति में एक चीज़ होती है ना कि सब कुछ एक नियम कानून से चलता है। तो नियम कायदे की बात यह है, आपको बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन UD10, ये जो मेरा कोड है UD10, इसको लेकर जो सब्सक्रिप्शन ले रहा है या फिर जो हमारे टेस्ट ग्रुप में या अन्य ग्रुप्स में हैं, उनके लिए ये PDFs भी रहेंगी। बाकी सबके लिए वीडियो फ्री रहेगी, एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं रहेगी, सब यूट्यूब पे यहीं पर मैं 9 बजे 9 PM पे ये वीडियोस ले आऊँगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं चीज़ों को, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अन्य किसी क्वेरी के लिए 9453775039 है, ये मेरा नंबर है। गंभीर लोग कोई भी गंभीर सवाल वहाँ पर हमसे कर सकते हैं, चाहे वो किसी कोर्स में एडमिशन लेने से हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो मन में, वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैसेज के बाद फिर हम जवाब अवश्य देंगे आपको। तो चलिए, थोड़ा सा 5 प्रश्न किए थे जो हमने पिछले में, उसको पुनः दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन का चुनाव करना था आपको, तो इसका असत्य कथन कौन सा था? बी वाला असत्य कथन था। बाकी आप पढ़ लो। यह सूचकांक जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। इसका एक प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैंने बोल दिया है, कल तक प्लेलिस्ट बन जाएगा। ये तीसरा ही वीडियो है, तीसरा या चौथा, शायद चौथा वीडियो है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो आप सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में क्रैश कोर्स का देख सकते हैं। अभी पर्यावरण चल रहा है, बहुत तेज़ी से समाप्त करेंगे पर्यावरण को, उसके बाद फिर अन्य किसी सेगमेंट पे आएंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्रैश कोर्स का हमारा मकसद यही है कि नो फालतू बात, नो बकवास, सीधे काम की बात। तो यह सूचकांक जो है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ये इस सूचकांक में 183 देश नहीं है, यही वाला गलत है। 57 देश और यूरोपीय संघ, एक यूरोपीय संघ, और अगर यूरोपीय संघ को एक देश मान लिया जाए तो कुल 58 देश, ठीक है। लेकिन 57 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं इसमें। इस इतनी एकता है कि नाम जो है यूरोपीय संघ ही लिया जाता है इसमें, जबकि 27-28 जो भी देश हैं इसमें, उनका अलग से नाम नहीं लिया जाता है। अर्थात 57 देश अलग और एक तरफ जो है पहलवान जो है कल्ले यूरोपीय संघ, है ना। इसमें 27-28 देश हैं, भी तो इंग्लैंड निकल गया है। इस सूचकांक के अनुसार किसी भी देश ने पेरिस जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है, ये भी बिल्कुल सही है। पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था, COP21 बोलते हैं उसको, इसमें पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कई लिहाजों से महत्वपूर्ण है। यहीं पर सौर ऊर्जा गठबंधन जो भारत की तरफ से एक पहल थी, बड़ी वैश्विक पहल, यहीं पर कामयाबी उसको मिली थी, तो इसके लिए भी जाना जाता है पेरिस जलवायु। तो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसके अनुरूप किसी भी देश ने प्रदर्शन नहीं किया है, बिल्कुल सही है। इसीलिए टॉप 3 रैंक पर कोई है ही नहीं। चौथे रैंक में स्वीडन से शुरू हुआ है। रैंकिंग में G20 के केवल 2 देश शामिल रहे, अर्थात कौन कौन? ब्रिटेन और भारत।
टॉप 10 में केवल 2 देश शामिल रहे, ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन 7वें में, भारत 9वें पे रहा। तो 57 धन EU, अर्थात ये 57 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान कोई नहीं। स्वीडन चौथे स्थान पर रहा, 5वें स्थान पर डेनमार्क। भारत का स्थान जो है, पहली बार भारत टॉप 10 में पहुंचा है और पिछले वर्ष 11वां था स्थान, भारत इस बार 9वें स्थान पर उछल आया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। इस सूचकांक में 181 देशों का आकलन किया गया। भारत का स्थान 2017 के 14वें से घटकर 2018 में 5वां हो गया। प्रथम 3 स्थान पर जापान, फिलीपींस तथा जर्मनी है। देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक है। प्रदर्शन और जोखिम में अंतर होता है। प्रदर्शन मतलब किसने बहुत अच्छा कार्य किया, जोखिम मतलब जहाँ पर ज़्यादा जोखिम है। तो ज़्यादा जोखिम कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा जोखिम कहाँ होता है? जापान वगैरह में होता है। क्यों होता है? वो रिंग ऑफ फायर में स्थित है। भारत भी जो है इस बार 5वें में पहुंच गया है, तो भारत भी गंभीर स्थिति में है। 14वें से निकल करके घट करके 5वें पे पहुंच गया है भारत। ठीक, इसे विश्व आर्थिक मंच नहीं जारी करता है, यही वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। विश्व आर्थिक मंच न जारी करके इसको वही जर्मन वाच ही इसको भी जारी करता है, जर्मन वाच जो सोसाइटी। प्रथम 3 स्थान पर कौन रहा? जापान, फिलीपींस और जर्मनी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। भारत 9वें, भारत किसरे स्थान पे? 5वें स्थान पे आ गया है। नॉनसेन पहल संरक्षण एजेंडा संबंधित है, किससे संबंधित है? हमने आपको बताया था, पर्यावरणीय प्रवासियों के संरक्षण संबंधित है। नॉनसेन पहल संरक्षण एजेंडा 2015 में ये एजेंडा अपनाया गया था। चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन दस्तावेज तथा ब्लू कॉप शब्द संबंधित हैं, किससे संबंधित? मैंने आपको बताया था कि इस बार जो कोप 25 हुआ था 2019 में, 2020 वाला तो हुआ नहीं, तो को जो 2015 में कोप 25 हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। हालांकि इसकी पहले अध्यक्षता चिली करने वाला था, लेकिन मैड्रिड ने इसकी अध्यक्षता की। मैड्रिड में ये संपन्न हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता चिली के राष्ट्रपति ने ही की थी। चिली के राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की थी। और चिली का जो एक लंबी सीमा वो साझा करता है किसके साथ? महासागर के साथ। तो जब तटीय सीमा है इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी, तो इसने जो है इस सम्मेलन को ब्लू कॉप का भी नाम दिया था और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की थी। तो ब्लू कॉप और चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन दस्तावेज, ये दोनों ही संबंधित है किससे? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से, UNFCCC के कोप 25 से। ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 कन्वेंशन थे, याद रखिएगा। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशन एक, और एक कन्वेंशन और था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 कन्वेंशन हुए थे, उनकी स्थापना 1992 में जो रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, इन तीनों की स्थापना हुई थी। तो ये बी वाला आपका उत्तर होगा। हाल ही में किस देश ने HCFC 141B की पूर्ण समाप्ति करने की घोषणा की तथा ऐसा कर वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विकासशील देशों में प्रथम देश बन गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन संरक्षण संबंधित है, 1987 में ये हुआ था, समझौता प्रोटोकॉल हुआ था, आपको पता है। भारत भी इसमें पक्षकार है। हाल ही में भारत ने ही जो है HCFC 141B की पूर्ण समाप्ति करने की घोषणा की है और ऐसा करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विकासशील देशों में प्रथम देश ये बन गया है। इसका उत्तर होगा बी। चलिए प्रदूषण के बारे में आज पढ़ेंगे।
पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है प्रदूषण कहलाती है। कभी भी प्रदूषण की परिभाषा लिखनी हो तो एक्यूरेट परिभाषा यही है, बाकी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता जो है वो प्रदूषक कहलाते हैं, जिनसे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान है और प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। ठीक है, आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, वो क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। इसको आप O3 कर लीजिएगा, O2 तो प्रदूषक होता ही नहीं है, O3, ठीक है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, और H2SO4, ये सभी क्या हैं? ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। इसके अलावा पैन भी, ठीक है, पैन भी जो है ये द्वितीयक प्रदूषक होता है। वायु प्रदूषण की बात करें, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आइए एक एक को करके पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण की स्थिति में बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, धूल कण और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। वायु प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वो है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। वह माइक्रोग्राम घन मीटर प्रति घन मीटर या मिलीग्राम प्रति लीटर, ये इन सबसे नापा जाता है। जल प्रदूषण की बात करें तो जल के मूलभूत भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसके मूल गुण में परिवर्तन हो जाता है, जिसको ही जल प्रदूषण कहा जाता है। इसमें कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ व जल घरेलू अपशिष्ट, समुद्र से में जो तेल रिसाव अभी हाल ही में मॉरिशस में हुआ है, आपातकाल घोषित हुआ है वहाँ पे, इसीलिए कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन आदि जो है ये कारण होते हैं जल प्रदूषण के। भूमिगत जल प्रदूषण, ये भी जल प्रदूषण का एक प्रकार है। इसमें मुख्यतः दो तत्वों से, और आपके प्रश्न भी आते हैं, कई प्रकार के तत्व हो सकते हैं प्रदूषण फैला सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो तत्वों का नाम आता है आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल प्रभावित है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फ्लोराइड से राजस्थान जो है सर्वाधिक प्रभावित है। मृदा प्रदूषण की बात करें तो मृदा में किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो उसकी गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जैसे प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ आदि। ध्वनि प्रदूषण, ऐसी ध्वनि जो सुनने में अरुचिकर हो, उदाहरणतः लाउड स्पीकर, हॉर्न, रेल, हवाई जहाज, जेट इंजन आदि की ध्वनि। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर मतलब जैसे रोड है, इसके आसपास जो है खूब ढेर सारे वृक्ष लगा देना, जिससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी उससे प्रदूषण जो है रुक जाए, प्रदूषण का प्रभाव रुक जाए, तो इसको ग्रीन मफलर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे अशोक का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, ये ग्रीन मफलर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि सीमा जो है कितनी होती है? 45 डेसिबल तक होती है, अर्थात 45 डेसिबल तक जो ध्वनि होती है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसके ऊपर की नुकसान पहुंचाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि किस स्रोत से कौन सी ध्वनि आती है और कितनी तीव्रता होती है। तो सामान्य बातचीत की जो तीव्रता होगी 20 से 30 डेसिबल। उच्च आवाज़ में बातचीत की तीव्रता होगी 60 डेसिबल तक। रेडियो संगीत 50 से 60 डेसिबल। हवाई जहाज 90 से 120 डेसिबल। जेट इंजन 148 डेसिबल तक। अंतरिक्ष यान 140 से 179 डेसिबल तक। रेडियो सक्रिय प्रदूषण, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है, जिसे रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। इनमें कौन कौन सी तरंगे आती हैं? एक्स किरणें, यूरेनियम खदानों से निकलने वाले जो है रेस जो होती हैं, मुख्यतः अल्फा, बीटा, गामा रेस। नाभिकीय परमाणु संयंत्र, उनसे निकलने वाला प्रदूषण, थोरियम आदि। इनसे संबंधित दो प्रमुख घटनाएं हैं, जिनमें भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को भारत में हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में,
किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के। चेरनोबिल परमाणु आपदा ये 1986 में हुई थी, यूक्रेन में यूरेनियम के रिसाव से ये आपदा आई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख उदाहरण हैं। ये प्रमुख तत्व हैं। प्रदूषण से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। पारा, इससे मिनी माता रोग हो जाता है। कैडमियम, इससे इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फ्लोराइड से स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाता है। ये प्रमुख वायु प्रदूषक हैं, उनके स्रोत हैं और क्या प्रभाव इनके पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो कार्बन की यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये जीवाश्म ईंधन के दहन और मोटर गाड़ी से मुक्त निकलते हैं। इनसे हरित गृह प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएं आदि हो जाती हैं। CO को तो दम घोटू गैस भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके एक तत्व का निर्माण करती है जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी होती है। इस तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाती है मानव को। सल्फर यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर H2S, ये ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से निकलते हैं। इसके प्रभाव के कारण अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याएं, पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है। पौधों के पत्ते जो है कड़क होकर गिर जाते हैं इसकी वजह से, क्लोरोसिस की वजह से। पूछता भी है कि पौधों में क्लोरोसिस किसके कारण होता है, तो वो सल्फर के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है ताप संयंत्र, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अभिक्रिया आदि से निकलते हैं। इससे भी अम्ल वर्षा होती है। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। अम्ल वर्षा पादपों की उत्पादकता में कमी, आँखों और फेफड़ों में जलन, जो धुआं होता है, आपको अक्सर ट्रैफिक में धुआं दिख जाता है, उससे जो आँखों में जलन होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ही होती है। निलंबित कण ये निर्माण कार्य, भाप शक्ति संयंत्र, मोटर वाहन आदि से निलंबित कण, इनको एरोसॉल भी आप कहते हैं। दृश्यता में कमी, लाल रक्त कण के निर्माण में बाधा और कैंसर जैसी बीमारियां इससे हो सकती हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन हो गया, एथिलीन हो गया। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने होते हैं। ये मोटर वाहन से, पेट्रोलियम उद्योग आदि से निकलते हैं। कैंसर के कारण बनते हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। समय पूर्व पत्तियों व फल का गिर जाना इसके कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर स्प्रे आदि जो आप छिड़कते हैं, इन सब से निकलता है। भूमंडलीय ऊष्मन और ओजोन क्षरण का ये कारण बनते हैं। ओजोन ये मोटर वाहन से निकलती है। श्वसन संबंधी समस्याएं और पत्तियों को नुकसान इससे पहुंचता है। आपको मैं बता दूं कि ओजोन जो समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर, वो जहां मानव की रक्षा में सहायक होती है, वहीं ओजोन यदि धरती पर पाई जाए, अर्थात आम जनजीवन के आसपास के वातावरण में पाई जाए, तो ये प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। सीसा मोटर वाहन से निकलता है। इससे कैंसर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। रेशे ये भी एक प्रदूषक होते हैं एक प्रकार के, जो कपास और ऊन आदि के जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है, जहाँ उपयोग में ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनसे वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग ये यहीं से निकलते हैं और फेफड़ों पर ये दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइसिस इनकी वजह से हो जाता है। एस्बेस्टस खनन व निर्माण उद्योग से पाए जाते हैं, निकलते हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं तथा कैंसर इससे हो सकता है। स्मॉग अक्सर पूछता है, स्मॉग में क्या क्या होता है, तो स्मॉग में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए NO2 जहाँ लिखेगा उसका उच्चारण आप करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये N2O है, ऊपर भी शायद हमने गलती से बोल दिया था, याद रखिएगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और पैन, ठीक है, ये तीनों इसमें होते हैं। पूछता है स्मॉग में क्या क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और पैन।
और पैन का फुल फॉर्म भी पूछता है तो पैरा एसिटिल नाइट्रेट। क्या होता है? पैरा एसिटिल नाइट्रेट। ठीक, तो उद्योग और मोटर वाहन यहाँ से निकलते हैं। आँखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं इनसे हो जाती हैं। आइए अब आज के प्रश्न कर लेते हैं। हानि व क्षति, लॉस एंड डैमेज संबंधी वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म को कहाँ अंगीकृत किया गया था? अगर ये भी पूछ सकता है कि वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म किससे संबंधित है, तो हानि व क्षति से। या फिर ये भी पूछ सकता है कि हानि व क्षति या लॉस एंड डैमेज ये किससे संबंधित है, तो वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म है। तो इसको अंगीकृत किया गया था यहाँ पे, तो कहाँ अंगीकृत किया गया था? वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म को। पहली बात तो हानि व क्षति होती क्या है, लॉस एंड डैमेज होता क्या है? देखिए, लॉस एंड डैमेज एक संकल्पना है पर्यावरण संरक्षण संबंधी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधी। इसका ये मानना है, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो विकसित देश बहुत ज़्यादा उन्होंने दोहन किया है संसाधनों का, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन आया है, उसका सामना विकासशील देशों को करना पड़ रहा है। तो किया तो किसी ने, भर कोई और रहा है। तो इसके लिए उत्तरदायी कैसे बनाया जाए इनको? तो यही संकल्पना है हानि व क्षति की, अर्थात विकसित देशों को विकासशील देशों के प्रति ये उत्तरदायी बनाती है। हालांकि विकासशील देश, विकसित राष्ट्र इसका, जैसे अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों उत्तरदायी है, इस मतलब क्षतिपूर्ति की जो है बात वो स्वीकारते नहीं है। लेकिन पेरिस समझौते में इन्होंने आंशिक रूप से इस बात को स्वीकार किया। आंशिक रूप से मतलब इस सिद्धांत को तो विकसित राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया लॉस एंड डैमेज का, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इससे क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व उनके ऊपर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोप 19 2013 में अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो कोप 19 2013 में लॉस एंड डैमेज, हानि व क्षति की संकल्पना अपनाई गई थी, अंगीकृत की गई थी। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है ये। विकसित राष्ट्र उत्तरदायी होंगे विकासशील देशों के प्रति, इसका मूल मंत्र है ये। पहली बार यूएनएफसीसी हेतु जेंडर एक्शन प्लान अंगीकृत किया गया कहाँ पे? तो यूएनएफसीसी हेतु जेंडर एक्शन प्लान पहली बार अंगीकृत किया गया कहाँ पे? अंगीकृत करने की बात आई है यहाँ पे, कहाँ पर सबसे पहली बार अंगीकृत किया गया? बताइए। चलिए, कोप 23 याद रखिएगा, कोप 23 में पहली बार जो है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हेतु जेंडर एक्शन प्लान। देखिए, इसका निर्णय तो लिया गया था कोप 21 पेरिस में, पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था वहाँ पर निर्णयित किया गया था, लेकिन अंगीकृत इसको किया गया फाइनली कोप 23 में। बान में, जर्मनी के बान में ये कोप 23 हुआ था, ठीक है। जर्मनी, निर्णय तो कोप 21 में पेरिस में लिया गया था, लेकिन इसको अपनाया गया, अंगीकृत किया गया कोप 23 में, ठीक है। जेंडर एक्शन प्लान को पूछा जा सकता है प्रश्न, अभी हाल ही में चर्चा में भी था। अक्सर प्रयुक्त इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम, ITMO शब्द संबंधित है। अक्सर प्रयुक्त इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम, ITMO शब्द संबंधित है, किससे संबंधित? शेयर बाजार से संबंधित है, हाइड्रोजन बाजार संबंधित है, कार्बन बाजार संबंधित, या वैश्विक बौद्धिक संपदा बाजारों से? ठीक पहचाना आपने, सी इसका उत्तर होगा। ये कार्बन बाजार से संबंधित है। किससे? कार्बन बाजार से संबंधित है। पेरिस समझौते के तहत ही ये संकल्पनाएं आई हैं। 3 प्रकार के कार्बन बाजारों की बात उसमें की गई है, जिनमें से 2 बाजार आधारित और तीसरा गैर बाजार आधारित। ठीक, तो इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम जो है ये कार्बन बाजार से संबंधित। ओजोन सचिवालय कहाँ स्थित है? ओजोन सचिवालय जो ओजोन प्रोटोकॉल को विनियमित करता है, इसका निर्देशन करता है ओजोन सचिवालय, वो कहाँ पर मुख्यालय उसका स्थित है? नैरोबी, जेनेवा, न्यूयॉर्क, किगाली। आपको पता है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है?
नैरोबी में है कि ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो इसी मुख्यालय के अंदर एक छोटा सा, एकदम इससे भी छोटा, एक ओजोन सचिवालय बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? ये नैरोबी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन संरक्षण संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ओजोन संरक्षण से संबंधित नहीं है? किगाली समझौता, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या तालानुवा संवाद? देखिए, किगाली समझौता जो है ना, ये 2016 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में, उसमें संशोधन किया गया। किगाली समझौते के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, कुछ में संशोधन किया गया। तो ये तो है संबंधित। वियना कन्वेंशन, ये पहली बार ओजोन संरक्षण संबंधी चिंता व्यक्त की गई थी इस कन्वेंशन में, पहली बार विश्व में। ठीक है, इसी पर आधारित फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जो कि पहला प्रोटोकॉल था ओजोन पे। ऐसा पहला प्रोटोकॉल जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सारे सदस्य सम्मिलित। तो किगाली भी हो गया, मॉन्ट्रियल भी हो गया, वियना भी हो गया, बचा क्या? तालानुवा। तो तालानुवा या पेरिस कन्वेंशन से संबंधित है। पेरिस कन्वेंशन, ये हालांकि 2018 में ये संवाद होता है 2018 में, कि पेरिस कन्वेंशन में जो NDCs, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये जो निर्धारित करने की बात की गई थी, उस पर किस तरह से कार्य हो, इसके लिए तालानुवा संवाद आयोजित किया गया था 2018 में। तो NDC से संबंधित है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से। हाल ही में, बढ़िया प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, अक्सर चर्चा में देखते होंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा भारत के 3 तटीय राज्यों में, 3 तटीय राज्य, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो आपको देखना होगा, तटीय हैं ना सब? हाँ, सब तटीय हैं। भारत के 3 तटीय राज्यों में जलवायु सुनम्यता के संवर्धन के लिए $43 मिलियन प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 3 राज्य हैं, तो 4 इसमें दिए हैं, तो एक नहीं होगा उसमें। कौन नहीं है? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा भारत के 3 तटीय राज्यों में जलवायु सुनम्यता के संवर्धन के लिए $43 मिलियन प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है केरल नहीं है सम्मिलित, बाकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा इसमें सम्मिलित हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो केरल इसमें सम्मिलित नहीं है। GCF की स्थापना, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, 2010 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा की गई। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है GCF। तो आप फीडबैक देते रहिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये क्रैश कोर्स। अभी तो 3-4 वीडियो हुआ, आगे तो पूरी पिक्चर ही बाकी है अभी। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई हों प्रीलिम्स में। ठीक है, बाद में मेंस में फिर कार्यक्रम चलाएंगे तो उसमें भी ऐसे दावा ठोकेंगे, है ना। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप
1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपीपीएससी यूपीटीएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।